जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th इतिहास की दुनिया से संबंधित लेसन 2 जो कि आपका चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से अंत तक देखिए। ज़रूर हमें आशा है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए हम अब बिना देरी किए हुए वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है और कहा जा रहा है। पहला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अमेरिका यानी अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो दोस्त आपको पता होगा अमेरिका की राजधानी कहाँ है। आपका ऑप्शन में दिया गया है पहला प्रश्न के ऑप्शन क न्यूयॉर्क, ऑप्शन ख कैलिफोर्निया, ऑप्शन ग वाशिंगटन और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग वाशिंगटन। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो दोस्त आपका ऑप्शन दे दिया गया है 2 नंबर प्रश्न का जेफरसन क में, और ख में है थॉमसन पेन, और घ में है आपका वाशिंगटन, और घ में है आपका लफायते। तो दोस्त आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थॉमस पेन। ठीक है दोस्त। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है स्टॉम्प एक्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन क है 1765 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1764 ईस्वी, ऑप्शन ग है 1766 ईस्वी और ऑप्शन घ है 1767 ईस्वी। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी 1765 ईस्वी। आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था। आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन क वाशिंगटन, ऑप्शन ख वेलेजली और ऑप्शन ग कॉर्नवालिस और ऑप्शन घ कर्जन। तो दोस्त आपका जो अंग्रेजों का सेनापति जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इस समय, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में दोस्त कहा जा रहा है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन दिया गया है क में कहा जा रहा है 1787 ईस्वी, ऑप्शन ख में कहा जा रहा है 1789 ईस्वी, ऑप्शन ग में कहा जा रहा है 1791 ईस्वी और ऑप्शन घ में कहा जा रहा है 1793 ईस्वी। तो दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि 1789 ईस्वी। बन तो गया था पहले ही लेकिन लागू होने में लगभग काफ़ी समय लग गया था, इसलिए 1789 में ये संविधान यानी कि अमेरिका का लागू हुआ और ये विश्व का पहला संविधान है जो कि लागू करने वाला देश है। और ये अमेरिका का जो संविधान है दोस्त बता दें कि ये विश्व का सबसे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि लघु संविधान का मतलब होता है छोटा संविधान। और इसमें क्योंकि इसमें जो है 32 ही अनुच्छेद है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी भाग है, ठीक है, अध्याय कितने हैं। चलिए आज का आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था। तो दोस्त आप बता ही सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन वैसे इसका दे दिया गया है ऑप्शन क इंग्लैंड, ऑप्शन ख फ्रांस, ऑप्शन ग अमेरिका, ऑप्शन घ स्पेन। तो दोस्त आपको तो पता ही होगा कि विश्व का पहला संविधान किस देश का है, अमेरिका का है। ये सबसे छोटा संविधान है, इसमें मात्र 32 धाराएँ हैं। चलिए अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न में। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश के पास है और उसमें कितनी अनुच्छेद और कितनी धाराएँ हैं। ये तो आप समझ भी गए होंगे कि कितना है, किस देश के पास है। चलिए आपका इसमें 7 नंबर में कहा जा रहा है किस संधि के द्वारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। आपका ऑप्शन क कहा जा रहा है पेरिस की संधि, ऑप्शन ख विलाफ्रेका की संधि, ऑप्शन ग में है न्यूली की संधि, ऑप्शन घ है सेब्रे की संधि। तो दोस्त आपका 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क,
यानी कि ये जो है पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिल गई थी। चलिए आज का आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। अब यहाँ पे अमेरिका के सेनापति कहा जा रहा है और इससे पहले किसका पूछा जा रहा था, तो अंग्रेज का सेनापति पूछा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है ग्रीनविले क में, और ख में है जेफरसन, और ग में है लफायते, और घ में है वाशिंगटन। तो दोस्त आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, वैसे आप इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी छांट सकते थे। तो अमेरिका का सेनापति की बात कहा जा रहा है, तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, वाशिंगटन थे, अमेरिका के थे ना, इसलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आज का आपका 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्त ये तो सब कोई बता सकता है। आपका ऑप्शन क में कहा जा रहा है जॉर्ज वाशिंगटन, ख में अब्राहम लिंकन, ग में रूजवेल्ट, और घ में है अल गोर। तो दोस्त अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जिसके द्वारा शुरू किए गए थे ना, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, जॉर्ज वाशिंगटन। और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी का भी नाम है, यानी आप कमेंट बॉक्स में अब लिख सकते हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो दोस्त जॉर्ज वाशिंगटन होगा। चलिए आज का आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध है 7 सालों के लिए 7 सालों तक चलता रहा, इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। ये किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था। ठीक है, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि किस किस देश के बीच में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है। क में दिया गया है ब्रिटेन और अमेरिका, ख में दिया गया फ्रांस और कनाडा, और ग में दिया गया है ब्रिटेन और फ्रांस, और घ में है अमेरिका और कनाडा। तो दोस्त आपका 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। चलिए आज का आपका अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में हम आ चुके हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, लेसेंज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। यानी कि यहाँ पे खाली स्थान जो है इसमें क्या भराएगा। तो लेसेंज फेयर का सिद्धांत जो था ये आप बताइए किसने दिया था। तो दोस्त इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ हो जाएगा दोस्त। तो एडम स्मिथ, आप ऐसे आंसर इसको लिख सकते हैं, एडम स्मिथ ऐसे लिखा जाता है स्मिथ। ठीक है दोस्त, चलिए आज का आपका 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर में कहा जा रहा है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत खाली स्थान ने दिया था। यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्त ये तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर होगा मोंटेस्क्यू। यानी किसने दिया था दोस्त, तो मोंटेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने दिया था। ठीक है दोस्त, चलिए आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेनापति लफायते खाली स्थान का रहने वाला था। यानी कि लफायते जो था वो कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्त आपका 3 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर फ्रांस। यानी कहाँ का रहने वाला था दोस्त, तो ये जो था फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है दोस्त, चलिए आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिएगा, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का था। यानी जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का कौन था। तो दोस्त इसका 4 नंबर का आंसर तो वैसे भी कोई भी बता सकता है। ये क्या था दोस्त, शासक था। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो 1 लाइक तो बनता है दोस्त, यदि अब तक 1 लाइक नहीं किए हैं तो 1 लाइक कर दीजिए। चलिए आज का आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम खाली स्थान में हुई थी। यानी कि कहाँ हुआ था या फिर कब हुआ था। तो ये दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर अमेरिका में हुआ था। ये तो आप भी बता सकते हैं, किस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना। ठीक है, सबसे पहले हुआ था इसलिए। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, नई दुनिया, यानी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, नई दुनिया का पता
किसने लगाया था, यानी खाली स्थान नहीं लगाया था। तो इसमें क्या भरा जाएगा, ये नहीं कहिएगा कि किसने लगाया था, ये गलत हो जाएगा। यानी नई दुनिया का पता खाली स्थान नहीं लगाया था। तो नई दुनिया का पता किसने लगाया था, आप बताइए दोस्त। तो नई दुनिया का पता जो था ये कोलंबस ने 1492 ईस्वी में लगाया था। ठीक है, कोलंबस। ठीक है दोस्त। अब बात ये है, कोलंबस आ रहा था भारत में समुद्री मार्ग की खोज के लिए। ठीक है दोस्त, लेकिन वो क्या हुआ, भारत तो आया नहीं, वो चला गया वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, तो इंडिया के नाम पे उसका नाम रख दिया गया वेस्ट इंडीज़। तो उसने ही 1492 ईस्वी में दोस्त 1492 में नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज हो गई, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बटा हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है कि नई दुनिया की जो खोज हुई थी तो उत्तरी अमेरिका अमेरिका जो है किस महादेश में पड़ता है और महादेश कितने हैं। चलिए, आज का आपका 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में अंग्रेजों के खाली स्थान उपनिवेश थे, यानी कितने उपनिवेश थे। तो आपका 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13। कितने उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश थे। 8 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं हम। सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, यानी कि आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो दोस्त ये तो आप भी आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश, अमेरिका में हुई थी। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 9 नंबर में कहा जा रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारक खाली स्थान था, यानी कि ये क्या था कारण इसका। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन की टी पार्टी। क्या हो जाएगा, बोस्टन की टी पार्टी। ठीक है दोस्त, बोस्टन की टी पार्टी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बोस्टन की टी पार्टी। चलिए, आज का आपका 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर में कहा जा रहा है, राइट्स ऑफ मैन की रचना खाली स्थान ने किया था, यानी राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन, यानी कि थॉमस, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 नंबर प्रश्न का आंसर थॉमस जेफरसन। ठीक है, जेफरसन। ठीक है दोस्त, थॉमस जेफरसन ने इसकी रचना की थी। चलिए, अब हम आपका नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है, सही गलत कथन का चुनाव करें तथा उसके सामने कोष्ठ में उपयुक्त चिन्ह अंकित करें। तो आपका पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्त आप ही बताइए, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नहीं दोस्त, वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। तो नहीं दोस्त, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। तो हाँ दोस्त, इसमें स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का गठन किया गया था उसकी स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में ये हुआ था। चलिए, आज का आपका 4 नंबर प्रश्न है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। आप ही बताइए, क्या अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। तो बताइए, कोलंबस ने ही ना किया था। और भारत में भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो था वो किसने किया था। तो वो किया था वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कब हुआ था, 1492 ईस्वी में हुआ था। और 1498 ईस्वी में जो था दोस्त, 1498 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो ये जो था दोस्त, ये वास्को डी गामा ने किया था। तो दोस्त आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था।
चलिए अब आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। तो नहीं दोस्त, ये फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था। ठीक है। और दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था। तो हाँ दोस्त, जेफरसन ने ही तैयार किया था। 7 नंबर में कहा जा रहा है, स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले के समय पारित हुआ था। तो हाँ दोस्त, यानी कि स्टाम्प एक्ट जो था ग्रीनविले के समय ही पारित हुआ था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपका अब जो नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 शब्दों में ही उत्तर देना है। यहाँ पे जो भी आपका प्रश्न है इसको 10 शब्द में उत्तर देना है। यानी कि पहला है गणतंत्र, दूसरा है मौलिक अधिकार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, मताधिकार, उपनिवेश, राजतंत्र, ये क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए हम एक करके गणतंत्र के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्त आपको पता होगा कि इसका आंसर मात्र 10 शब्दों में देना है। तो आपका पहला यानी गणतंत्र का आंसर हो जाएगा, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। और यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। दूसरा का आंसर हो जाएगा, दूसरा में कौन सा था आपका, यहीं पे दे दिया, लिख दिया गया है। दूसरा जो है मौलिक अधिकार। ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है। तीसरा है आपका दोस्त, यहाँ पे तीसरा में कहा जा रहा है मताधिकार। तो मताधिकार जो है प्रत्येक वयस्क को, यानी कि जो भी 18 साल का हो गया है, प्रत्येक वयस्क को शासन के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है, यानी कि वोट देने का अधिकार दिया गया है। दोस्त आप बताएंगे कि वो महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार कब मिला है? यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत तक हम इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। आप इस वीडियो में बने रहें। ठीक है। चलिए आज का आपका 4 नंबर में कहा जा रहा है, 4 नंबर में देखिएगा क्या कहा जा रहा है, उपनिवेश शक्ति संपन्न देशों द्वारा कमजोर देशों के भूभाग पर बस जाना। यानी उपनिवेश क्या होता है? तो शक्ति संपन्न देशों द्वारा कमजोर देशों के भूभाग पर बस जाना, यानी कि अंग्रेज जो था, हम कमजोर देश देखा हमें भारत को और यहाँ पे आके वो बस गया। चलिए आज का 5 नंबर आपका टॉपिक कहा जा रहा है, राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? यानी वैसा शासन व्यवस्था जिसमें राजा अपनी शासन के बागडोर को संभालता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। या फिर इसके अनुसार यहाँ पे देखिएगा, राजा द्वारा शासन राज को राजतंत्र कहते हैं। 10 शब्दों में कहा जा रहा है, इसलिए छोटा से छोटा रूप में ही उत्तर देने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्त। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अब आपका जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, आ गए हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न है, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? अभी आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में कैसे अमेरिका की खोज कर दिया था। चलिए इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में आपको इसको बता रहे हैं। चलिए दोस्त इसका आंसर लिखेगा, अमेरिका या फिर नई दुनिया की खोज क्यों हुई थी? तो उत्तर लिखेगा, अमेरिका या नई दुनिया की खोज स्पेन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी कि स्पेन के, अभी तो आप कोलंबस के बारे में नहीं लिखे हैं कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम स्पेन का ही रहने वाला था कोलंबस। इससे यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा को बढ़ावा मिला। ठीक है दोस्त। तो इससे क्या हुआ था कि यूरोप और अमेरिका के बीच में समुद्री यात्राओं को बढ़ावा मिला था। यानी कि एक देश के लोग जो दूसरे देश के लोगों से जुड़े और अपने व्यापार को बढ़ावा दिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आज का आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ, कैसे? दोस्त उत्तर लिखेंगे आप, नई दुनिया की खोज के कारण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर लिखिएगा, नई दुनिया के खोज के कारण इंग्लैंड ने अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए। इसका प्रशासन इंग्लैंड में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप होता था। इसने अमेरिका का भरपूर दोहन किया,
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हो गई। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि अमेरिका का भरपूर दोहन किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दोहन हो गई, स्थिति क्या हो गई, समृद्ध हो गई। किसकी? तो ये यूरोप के यानी कि ब्रिटेन वालों को स्थिति जो है, ब्रिटेन वाले की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई और अमेरिका की स्थिति क्या हो गई, नाजुक हो गई। तभी तो वो उसे उपनिवेश बनाए, अपने कब्जे में किए। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया कैसे? तो दोस्त इसका आंसर शीट लिखिए। आप आंसर शीट लिखिएगा दोस्त। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत उपनिवेशियों के आर्थिक शोषण एवं उनके संसाधनों का दोहन करना था। इसी के विरोध में मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो गई, यानी कि हो रही थी। इसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशी यानी कि उपनिवेशवासी जो थे वे अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। इसी ने औपनिवेशिक यानी कि उपनिवेशवादियों को क्रांति के लिए प्रेरित किए, ताकि जो अंग्रेज थे अपने यहाँ जाए, यानी कि अमेरिका को छोड़े, जैसे कि भारत में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न में दोस्त कहा जा रहा है, 4 नंबर में देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला कैसे? तो फ्रांस के बारे में अब देख लेते हैं। उत्तर लिखिएगा दोस्त। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला है। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था। युद्ध के बाद जब वे अपने देश लौटे तब उन्हें वहां की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक रहने का प्रयास किया। और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई, यानी कि प्रभावित हो गई। ठीक है दोस्त। आज का आपका 5 नंबर प्रश्न में दोस्त यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिएगा, क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? तो बिल्कुल किया। देखिए दोस्त कैसे, हाँ प्रभावित किया। अब सभी उपनिवेश अपनी अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा अपनी आज़ादी के लिए व्यग्र हो उठे, यानी कि सभी कोई चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाए। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने उपनिवेशवासियों में नव चेतना का संचार किया। चलिए आज का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चले आते हैं, जो कि आपके 4 प्रश्न हैं। आज का आपका दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। चलिए हम तीनों कारणों को एक एक करके देख लेते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय है इसलिए लंबा होगा। आंसर शीट लिखिएगा दोस्त। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार दिए गए हैं। पहला कारण, 3 कारण आपको बताना है, जिसमें से पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकतर अंग्रेज लोग थे, जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं विधि विधान चाहते थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जो उदार नहीं होते थे। अतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, इसलिए इसमें भारी असंतोष था। दूसरा कारण लिखिएगा दोस्त, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। दोस्त आपको शुरू में हम बताए थे, एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, 1756 से 1760 4 साल और 3 साल उधर, तो 7 साल हो जाएगा।
चलिए दोस्त आगे नोट कीजिएगा, हुआ था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था, यानी कि जो अमेरिका में आके अंग्रेज बस गए थे और वो कह रहे थे कि हमारा अमेरिका है, उसे अब बेदखल करने के लिए इंग्लैंडवासी प्रेरित हो रहे थे। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया था। यानी कि फ्रांस की पराजय जो हुआ था ना, तो वहीं क्या था कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम को भड़काया था। तीसरा और लास्ट कारण है बोस्टन की चाय पार्टी, यानी कि इसको टी पार्टी भी कहा जाता है। और ये घटना कब हुई थी दोस्तों? 1773 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में। तो दोस्त आंसर शीट में लिखेंगे 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा कंपनी के चाय से लदे जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुँचे। यानी कि जो बोस्टन की घटना हुई थी अमेरिका में, वो चाय की एक जहाज लदे हुई थी। उपनिवेशवासी सरकार द्वारा चाय पर कर लगाए जाने से क्रुद्ध थे, यानी कि क्रोधित थे वे। अतः वहाँ के नागरिकों ने रेड इंडियन के वेश में चाय की पेटियाँ समुद्र में फेंक दी। यानी कि जो अमेरिका के लोग थे वो लगाए उस पर कर कि हमें कर दो, लेकिन वे जब कर नहीं दिए यूरोपवासी, तो उनके जितने भी चाय की पेटियाँ थी वो सारे चाय की पेटियों को उन्होंने क्या किया, अमेरिका वासी ने, यानी कि जिसे रेड इंडियन कहा जाता है, एक जनजाति है दोस्त, अमेरिका की ये जनजाति है रेड इंडियन, वे क्या किए, वे सारे के सारे चाय के पेटियों को समुद्र में फेंक दिए। यह घटना बोस्टन की चाय पार्टी, ये बोस्टन नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इस घटना का नाम दे दिया गया बोस्टन की टी पार्टी या फिर चाय पार्टी के नाम से विख्यात है। ब्रिटिश सरकार ने बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह अमेरिका उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। और इस तरह से क्या किया कि विद्रोह की आग में अमेरिका को धकेल दिया गया। ठीक है दोस्त, तो आप इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे, जो कि आपका क्वेश्चन था अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण हमने बता दिया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय का है, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया था। यानी कि जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है वो विश्व को भी प्रभावित किया, तो कैसे प्रभावित किया, इन कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्त इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अमेरिकी संग्राम का प्रभाव न केवल 13 उपनिवेशों पर पड़ा बल्कि विश्व स्तर पर यह प्रभाव डाला था। लोकतांत्रिक स्तर पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा था, इस कारणों को पहले आप जानेंगे। पहला कारण है एक नए राष्ट्र का उदय। 13 उपनिवेशों ने आपस में मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। यानी कि 13 राज्यों ने मिलकर के एक संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वर्तमान समय में अमेरिका में कितने राज्य हैं। जैसे कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो अमेरिका में कितने राज्य है, ये आपको कमेंट में लिखना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है। विश्व के मानचित्र पर नए राष्ट्र का उदय हुआ। नए राष्ट्र के लिए 1787 में नया संविधान भी बना, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने बता दिया है। यहाँ पे 1787 में इसका संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन यह संविधान 1789 ईस्वी में ही लागू किया गया। इसने गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनाई, जैसे कि भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसी तरह से अमेरिका में ही पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया। यानी कि अमेरिका में ही पहला संविधान बना और उसका लिखित संविधान लागू किया। दोस्त आप जानते हैं कि संविधान क्या होती है। संविधान दोस्त एक ऐसा कानून का पोटला है जिसे लिख दिया गया कि इसी आधार पे जो भी दंड करेगा, जो भी अपराध करेगा, उसे एक ही दंड के रूप में सभी को दिया जाएगा। यानी जो भी वही अपराध करेगा उसके लिए वही दंड है निर्धारित किया गया है और उसे लिख दिया गया है कानून के रूप में।
और वहीं एक संविधान बन गया है। ठीक है दोस्त, आप आशा है कि इस चीज़ को, संविधान को समझ पाए होंगे। अमेरिका में ही पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया। नए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी पहली बार यहीं हुई थी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी यहीं पे किया गया। आपका दूसरा कारण है प्रथम जनतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला राष्ट्र बना जिसने प्रचलित राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। यानी कि यहाँ पे राजतंत्र चल रहा था, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर भी जनतंत्र यानी लोकतंत्र आ गया। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। आगे नोट कीजिएगा, इस प्रकार लोकतांत्रिक स्तर पर विश्व भर में यह प्रभाव पड़ा, अन्य उपनिवेश भी अपनी स्वतंत्रता की कल्पना करने लगे। यानी कि अमेरिका के देखा देखी, जैसे कि भारत भी अछूता नहीं है इससे, भारत भी अमेरिका के देखा देखी, और कई देश है जैसे पाकिस्तान, भारत से ही अलग हुआ पाकिस्तान, इस तरह से फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, ये सारे देश अब आवाज़ उठाने लगे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दोस्त हम मजबूर इसलिए हैं कि यदि हम वीडियो को माने एक एक प्रश्नों को याद कराने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि यह वीडियो कितनी बड़ी है, लोग वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए हमें इस वीडियो को छोटी से छोटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर जी आप वीडियो को ऐसे बनाइए ताकि हम लिखें तभी याद हो जाए, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें और हमें ये एहसास दिलाए कि हमको ऐसा समझाना चाहिए ताकि आपको लिखते समय ही याद हो जाए। तो चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो देख लेते हैं इसका आंसर शीट। दोस्तों अब आंसर शीट लिखेंगे, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पहली बार 13 उपनिवेशकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र का निर्माण किया। अमेरिका पहला राष्ट्र बना जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई। अमेरिका में ही पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी पहली बार यहीं हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्र में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे दोस्त, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से समाज पर भी प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम ने अमेरिकी समाज पर प्रभाव डाला। नई परिस्थितियों में ब्रिटेन के राजभक्तों को अमेरिका छोड़कर पड़ोसी राष्ट्र यानी कि अमेरिका के पड़ोसी राष्ट्र जो है कनाडा जाने को विवश होना पड़ा। जैसे कि बांग्लादेश के शरणार्थी 1971 ईस्वी में भारत आए थे आज़ादी के मांग को लेकर, या फिर वहाँ पे हिंसा जैसी घटनाएं हो रही थी तो भारत में आकर शरण लिए थे कई करोड़ लोगों ने। ठीक उसी तरह से अमेरिका के लोग भी कनाडा में जाकर के शरण लिए थे। केवल गणतंत्रात्मक विचारधारा से प्रभावित लोग ही अमेरिका में रह गए। यानी जो लोग चाहते थे कि अमेरिका में गणतंत्र आए वही लोग सिर्फ अमेरिका में रह गए, जो कुशल चाहते थे वो कनाडा में जाके बस गए। युद्ध में प्रमुखता से भाग लेने के कारण स्त्रियों का समाज में सम्मान बढ़ा, इसलिए उनके नागरिकों और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई ताकि अमेरिका में जो भी अब लोग हैं उनको आज़ादी मिल सके। और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में यही एक मोड़ मिला, यही एक इसका आलोचनात्मक परीक्षण भी है जो आप समझ सकते हैं। आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे। यानी कि अंग्रेज क्यों पराजय हो गए अमेरिका में। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त आंसर शीट लिखिए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के निम्नलिखित कारण थे, जो कि इस प्रकार है।
इंग्लैंड की दूरी अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3,000 मील की दूरी पर था। इससे युद्ध के सामान और रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेज सैनिक अपरिचित थे। पहला कारण तो ये है क्योंकि जो अमेरिका था वो इंग्लैंड से काफ़ी दूर था और जो अंग्रेजी सेना थी उन लोगों को युद्ध लड़ने के लिए रसद सामग्री चाहिए, वो जल्दी जल्दी नहीं मिलता था, जिसके कारण वहाँ पे अंग्रेजी सेना अधिक दिनों तक नहीं टिक पाई, वहाँ पे काफ़ी समय लग जाता था। और दूसरी कारण ये है कि वहाँ के पहाड़ियों के बारे में इंग्लैंड की सेनाओं को ज्ञान नहीं था, इसलिए वो युद्ध की कला जानते हुए भी मात खा जाते थे, यानी मारे जाते थे। दूसरा और अन्य कारण है अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया, यानी कि अमेरिका की शक्ति को यूरोपवासी जो अंग्रेज थे वो नहीं पहचान पाए एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझते रहे। यानी उन्हें लगा कि ये तो गृह युद्ध है, यानी कि छोटी मोटी झगड़ा है, इससे हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि कमज़ोर आंकना, अमेरिका को कमज़ोर आंकना अंग्रेज़ों के लिए खतरा साबित हुआ। ठीक है दोस्त, जैसे कि भारत में भी वे लोग ऐसे ही समझे थे। दूसरा अगला कारण है तीसरा, उपनिवेशवासियों में उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यानी कि जो अमेरिका के लोग थे वो वहाँ पे क्या थे कि वो लोग चाहते थे कि कितनी जल्दी हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है, अगला कारण में है ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूल गए, यानी कि उन लोगों ने लोगों से मतभेद करना शुरू कर दिया था, मेल मिलाप को छोड़ दिया था। अगला कारण में लिखिएगा ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। जॉर्ज तृतीय की हठ धार्मिकता की नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग हो गए, यानी कि जो नेता सही योग्य थे उन्हें अब अलग होना पड़ा मजबूरन। अगला कारण है इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना। यह इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण था। इंग्लैंड क्या था कि अकेले अमेरिका से लड़ रहा था। यह इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण था। इसे अन्य देशों का सहयोग नहीं मिल सका, बल्कि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता मिली, विशेषकर फ्रांस से। यानी कि अमेरिका को विदेशों से यानी फ्रांस से सहायता मिल गई और अमेरिका की शक्ति और मजबूत हो गई, जिससे अंग्रेज़ों को भगाने में इनको अमेरिका को मदद मिली। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेज़ों को अमेरिका में भगाने के लिए अमेरिका ने किस देश की मदद ली थी सबसे ज़्यादातर, तो फ्रांस की मदद ली थी। यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने अमेरिका की मदद की, तो फ्रांस ने। ऑप्शन में आपका फ्रांस रहेगा। इसने धन और सेवा से काफ़ी मदद की थी, यानी कि फ्रांस ने उसकी मदद की थी। अगला है जॉर्ज वाशिंगटन जैसे सुयोग्य सेनानायक मिला, यानी मिल गया, जिसे बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजय कर दिया। यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन थे एक योग्य सेनानायक थे, जिससे उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका की सेना थी उसमें वे बल फूंक देते थे, जैसा कि मंत्र फूंक देना आग जल जाएगा, उसी तरह से वो लोगों के अंदर साहस भरते थे, एक जुनून पैदा करते थे अपने भाषण के जरिए, और वो देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी था, जिसके कारण अंग्रेज अमेरिका को छोड़ करके अपने यहाँ चले गए। ठीक है दोस्त, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी हमने बता दिया और लघुत्तरीय भी बता दिए हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। दोस्त ऐसे ही वीडियो के लिए अपने क्लास का नाम शेयर करें कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं और आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, किसका फेयर नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उसका फेयर आपको अवेलेबल करा दें। वैसे कई बुक का फेयर हमने इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ पे जा कर के देख लेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्त, तो
आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के कई सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आप दिन में हो या रात में हो, जहाँ भी है खुश रहिए और खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।